Good morning, student. Today we start chapter 7 Diversity in Living Organism. आज हम लेसन जो 7 है वो स्टडी करेंगे, जिसका नाम है जीवों में जो विविधता होती है वो कैसे होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपके कुछ टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, तो आपको पहले वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके इस चैप्टर से डिलीट हुए हैं। इस चैप्टर में दो चीज़ों को बताया गया है। फर्स्ट जो है वो आपका प्लांट्स और सेकंड जो है वो एनिमल्स। तो प्लांट्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपको इस चैप्टर में नहीं करने हैं, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो ध्यान रखना है कि प्लांट से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको नहीं करने हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके 7.1 व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। जो डिवाइड किया हमने, किस बेस पे हमें उनको डिवाइड कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस में है 7.1। 7.2 जो है क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन, ये भी आपके सिलेबस में रहेगा, इसे भी आप टिक कर लो। थर्ड जो है द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है, इसको भी आपको करना है। 7.3 के बाद जो इनके अलग अलग टाइप्स बताए हैं वो सारे टाइप्स आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, उसको आपको करना है। इसके बाद जो 7.4 जो टॉपिक दे रखा है ये आपको डिलीट करना है। 7.4 प्लांटी यानी कि पेड़ पौधों के बारे में बताया हुआ है, तो इसे आप अब इस साल नहीं करेंगे, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। इसके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यहाँ तक का जो सिलेबस है वो आपका कट हो चुका है, ये आपको नहीं करना है। बाकी जितना लेसन इसके अंदर जो भी क्वेश्चन टॉपिक्स हैं वो आपको सारे के सारे करने हैं। तो आपका सिर्फ ये प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो इस साल आप नहीं पढ़ोगे, तो आप इसको क्रॉस कर दो। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेस था वो क्या होगा और क्यों हमें नीड होती है सभी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने की, सभी एक साथ क्यों नहीं कर सकते। इसका रीज़न आपको ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में यदि हमें स्टडी करनी होती है तो हम उस ग्रुप के एक मेंबर की अगर स्टडी कर लेते हैं तो उस ग्रुप में जितने भी उसकी स्पीसीज़ के होंगे उन सब के अंदर वो सारी की सारी सेम प्रॉपर्टीज़ उसी के अंदर रहेंगी, तो हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसका बेस था प्लांट और एनिमल को अलग करना। आपने चैप्टर 5 में प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उसी प्रकार एनिमल और प्लांट्स में भी बहुत सारा डिफरेंसेस होता है। प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो इस बेस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया था प्लांट और एनिमल का। तो फिर आगे हमें इसकी और ज़्यादा नीड क्यों हुई, क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा ज़रूरत करने की, किस लिए हमने ऑर्गेनिज्म को आगे डिवाइड क्यों किया। फिर देखो बेटा, इसमें कुछ प्लांट ऐसे भी थे जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी प्लांट की वो सारी की सारी प्लांट वाली थी उसके अंदर। फॉर एग्जांपल यदि हम कसकटा की बात करें, अमरबेल, तो कसकटा जो होती है उसके अंदर आपको पता है फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ये एक पैरासाइट प्लांट है, यानी जिस भी पौधे पे रहता है वहीं से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, उस न्यूट्रिएंट्स से वो अपनी कंप्लीट प्रोसेस करता है, सरवाइव करता है। तो यहाँ प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, बट बाकी जो प्लांट की जो प्रॉपर्टीज होती है, स्टेम होना, रूट होना, लीफ होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर स्टेम था वो और लीफ नहीं है, लीफ नहीं होने के कारण इसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं। कुछ प्लांट्स जो थे वो ऐसे भी होते हैं जो कि
फोटोसिंथेसिस करने के बाद भी उन सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं होता और वो इंसेक्ट को है ना अपने एज ए फीड में लेते हैं, तो उनको हमने इंसेक्टिवस प्लांट्स बोला था। तो अब इंसेक्टिवस प्लांट हो गए, पैरासाइटिक प्लांट हो गए, तो यहाँ पर हमें डिवाइड तो किया था फोटोसिंथेसिस बेस पे, बट अब इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग हो जाते हैं, तो हमने इनका आगे क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। इसी प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन बींग्स हैं या कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो यहाँ पर देखो अब अपोजिट हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तब हमने इसको आगे नीड पड़ी है। तो देखिए, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अटेम्प्ट a classify living organism into two groups have been made since time immemorial. Greek thinker Aristotle classified animal according to whether they lived on land, in water or in air. जो एक बहुत बड़े हमारे दार्शनिक रहे हैं, जिसको हम अरस्तु नाम से एसएस वगैरह की बुक में आपने जाना होगा, दार्शनिक अरिस्टोटल, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग दिया था। हैबिटेट मीन्स वो जहाँ रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर रहे हैं, क्या वो पानी में रहते हैं या फिर ज़मीन पे रहते हैं या हवा में रहते हैं, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। दिस इज़ वेरी सिंपल वे लुकिंग एट लाइफ बट misleading too. For example, animals that live on sea include corals, whales, octopus, starfish, sharks. We can immediately see that they are very different from each other in numerous ways. अब हमने इन एनिमल्स के बारे में जाना कि ये पानी के अंदर रहते हैं। कौन कौन से एनिमल जो हैं समुद्र में रहते हैं, आपको पता ही होगा बेटा। देखो, कोरल्स है, क्रैब्स है, वेल मछली है, ऑक्टोपस फिश है, स्टार फिश है या शार्क है, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। फिर भी ये अगर इनकी करैक्टरिस्टिक्स को देखा जाएगा तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स हमें सेम नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। इनफैक्ट हैबिटेट इज ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन, बस सिर्फ इनका हैबिटेट ही ऐसा है जहाँ वो रह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी थिंक अबाउट। तो इस बारे में हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जितने भी एनिमल्स सीज में रहते हैं उनकी सभी की करैक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम होगी, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है बिफोर वी गो टू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन्ड बाय करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, इसमें देखिए करैक्टरिस्टिक्स में आप क्या बताओगे। When we are trying to classify diverse group of organism, we need to find way which some of them are similar enough to be दो ऑफ टुगेदर। कुछ एनिमल्स होते हैं दिखने में सेम होते हैं लेकिन वो एक साथ नहीं रहते हैं। These ways in fact are details of appearance to behavior, in other words form and function। उनके फॉर्म फंक्शंस जो होंगे वो कैसे हैं वो देखने होते हैं। तो क्लासिफिकेशन का हमारा बेस मोटो ये होता है कि हमें एक ग्रुप में सिर्फ वही एनिमल्स को इंक्लूड करेंगे जो कि अपनी करैक्टरिस्टिक्स को बताए, उनकी सभी की सेम रहे। तो यहाँ पर डिवीजन किया गया है, पहले ग्रुप को फिर सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि क्यों हमने इनको डिवाइड किया है और किस बेस पे डिवाइड किया है, और डिवाइड करने के बाद उस ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप हमने बनाए हैं और उस ग्रुप्स की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम जानेंगे। What mean by the characteristics is a particular features of a particular function। characteristics का मीनिंग क्या होता है? characteristics मीन कि एक पर्टिकुलर फीचर्स है, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं वो, यानी कि उनका जो फंक्शन होगा वो पर्टिकुलर फंक्शन होगा। देखो फॉर एग्जांपल यदि फिश की बात करें तो फिश का जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो उसका रेस्पिरेशन जो होता है वो किससे करती है, वो गिल्स से रेस्पिरेशन करती है। द मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर ऑन ईच हैंड, दस एक कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उन सभी के हाथ के अंदर 5 उंगलियां होती हैं, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट वी कैन रन बट द बनियन ट्रीज कैन नॉट ऑल्सो बी कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन हम जानते हैं कि बनियन का पेड़ होता है उसमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम human beings. Now to understand how some characteristics are decided being more fundamental than others, let us consider how a stone wall is built. The stone used will have different shape and size. The stone at the top of the wall
would not influence that the choice of stone that come below them. On other hand, the shape and size of stone in the lowermost layer will be decide the shape and size of the next layer and so on. एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि जब हम दीवार बनाते हैं तो दीवार बनाने के लिए हमें स्टोन की ज़रूरत होती है। अब उस स्टोन को जब हम यूज़ करते हैं तो जब उसका बेस होता है वो साइज़, और जब बन जाती है कंप्लीट दीवार जो उसका टॉप पार्ट होता है वो स्टोन, दोनों के जो साइज़ होती है वो सेम नहीं होती है, डिफरेंट शेप और साइज़ होती है उनकी, और उन्हीं से उससे ही हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार की शेप जो है वो हमारी वाल की तैयार होगी। द स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक टू बी करेक्टरिस्टिक दैट डिसाइड टू ब्रॉड बेस्ड डिवीजन अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी प्रकार हमारे जो सबसे लोअर या लास्ट या लोअर मोस्ट लेयर बोल दें, वो डिसाइड होती है कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनेगी। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर इफेक्ट ऑन फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंड ऑन द प्रीवियस, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो हमारे प्रीवियस जो लेवल होता है वो नेक्स्ट लेवल में जाएगा, उसी से हमारी डिसाइड होती है कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमारे अंदर आएंगी नेक्स्ट प्रीवियस वंस एंड वुड डिसाइड टू वैरायटी इन द नेक्स्ट लेवल, और कौन कौन सी वैरायटी जो है वो आगे वाली लेवल में जाएंगी। इन दिस वे वी कैन बिल्ड ए वूल हेरिचरी। इस प्रकार हम एक कंप्लीट तैयार कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, अपने क्लासिफिकेशन के लिए। Nowadays we look many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify living organism. What some consider example of such as characteristics used for a hierarchical classification, यानी कि अब जब हम देखते हैं कि सेल के अंदर किस प्रकार डिवीजन होता है और सेल डिवाइड होकर किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं, तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं जो 5th चैप्टर में आपने सेल में पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल क्या थी? यूकैरियोटिक सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, यानी जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स थे जितने भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सो मैनी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेल्स। बट यूकैरियोट सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कोशिका के जो अंग होते हैं वो सभी के सभी मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, यानी उनके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। फिर इंक्लूडिंग ए न्यूक्लियस विच इज अलाउ सेलुलर प्रोसेस टू बी कैरिड आउट एफिशिएंटली टू आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक जो होता है, वो केंद्रक भी आइसोलेट होता है, और उस केंद्रक के चारों ओर भी झिल्ली होती है जो कि क्या काम करती है वो झिल्ली कि अलाउ करता है किस प्रकार के सब्सटेंस को एंटर करना है और किसको एग्जिट करना है। नेक्स्ट देखिए, देयरफॉर ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए क्लियर demarcated nucleus and other organelles would need to be have their biochemical pathway organized in very different way. This would have an effect on every aspect of cell design. Further, nucleated cell would have the capacity to participate in making the multicellular organism because they can take up specialized function. Therefore, nucleus can be basis characteristics of classification. अब न्यूक्लियस के फंक्शन आपको याद रखने होंगे, आपने 8th क्लास में भी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे सेल का कंट्रोल करता है हर फंक्शन को, और न्यूक्लियस ही आगे वाले बॉडी स्ट्रक्चर के लिए तैयार करता है कि डिजाइन किस प्रकार की वो तैयार करता है। तो वहाँ पर उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो मेन होगी वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगी। डू द सेल अकर सिंगल or they are grouped together and they have individual groups. Cell are the group together to form single organism. Use the principle of division of labor in such a body design. All cells would not be identical. Instead, group of cell will carry out specialized function.
यानी ग्रुप ऑफ सेल, जब सेल का ग्रुप बन जाता है तो वो जो ग्रुप होता है, वो टिश्यू जो बन जाता है तो वो स्पेशल टाइप की सेल जो होती है वो स्पेशल टाइप के ही फंक्शन करती हैं, उनका फंक्शन जो होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है। दिस मेक्स ए वेरी बेसिक डिस्टिंक्स इन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एज ए रिजल्ट एन अमीबा एंड वॉर्म्स आर वेरी डिफरेंट इन देयर बॉडी डिजाइन। इसी के रिजल्ट से हम बता सकते हैं कि जो अमीबा होता है और वर्म्स जो होते हैं, जैसे राउंड वर्म है, टेप वर्म है, गोल कर्मी, फीता कर्मी, ये वर्म्स जो होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली एयर और वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी बॉडी की जो डिज़ाइन होती है डिफरेंट होती है, और वो डिफरेंट किससे हुई है? सेल से। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उससे। डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना तैयार करते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। बीइंग एबल टू प्रोड्यूस one's food whereas having to get from outside would make very different body design। अलग अलग जीव जो होंगे वो अलग अलग प्रकार से अपना फूड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं और सभी के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी? अब ये बता रहा है कि जो प्लांट होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और फोटोसिंथेसिस से अपना फूड तैयार कर लेते हैं। व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी? तो उनके हिसाब से उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो तैयार होती है। ऑफ द एनिमल हाउ डज द इंडिविजुअल बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स? जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो अलग अलग होते हैं और उन्हीं ऑर्गन्स का अलग अलग प्रकार से उनका फंक्शन होता है। We can see that even a few questions that we have asked to Archery in developing the characteristics of the body design used for classification of plant will be very different from those important of classification animals. This is because of basic design are different based on the need to make their own food, plant or acquire it animal. These design features having skeleton for example are used to make subgroup rather than making broad group। अब आगे जो है इसमें ये बताया है कि फूड ऑफ न्यूट्रिशन तो हो जाएगा जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस है, यानी अपना खाना खुद तैयार करते हैं प्लांट, और जो प्रिपेयर नहीं करते हैं, डिपेंड होते हैं अपना फूड एक्वायर करने के लिए, तो एनिमल हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी इनके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, ये इनकी डिजाइन और फंक्शन और फीचर्स अलग होते हैं। मान लीजिए उनका स्केलेटन है वो किस प्रकार से बना है, एक्सोस्केलेटन है या एंडोस्केलेटन है, तो उनको फिर आगे हम सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन की बेसिस देखने की वो कहाँ रहता है, कैसी उसकी बॉडी डिजाइन है, क्या उनके फंक्शन है, तो इन सभी बेस के आधार पर हमने इनका अलग अलग ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया हुआ है और इसी क्लासिफिकेशन को इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो प्लांट्स का भी है और एनिमल्स का भी है। बहुत सारी बायोडाइवर्सिटीज़ हमारे इस अर्थ पे देखने को मिलती है। आपको भी पता होगा कि स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, किस प्रकार उनकी बॉडी डिजाइन होती है, क्या उनके फंक्शन होते हैं, प्रिमिटिव प्रकार के ऑर्गेनिज्म कह लो। एडवांस फिर हायर ऑर्गेनिज्म बने हैं, उन हायर ऑर्गेनिज्म को हमने उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग या बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग या उनके जो जहाँ पर रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उनको हमने डिवाइड किया हुआ आगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी और आप इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि आप इसको चारों तरफ अपने देखते हो सराउंडिंग में, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए और बिल्कुल ध्यान से अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा भी इसको याद करते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे ये। तो देखिए पहले ग्रुप में क्या करेंगे, हमें सबसे स्टार्टिंग जो होता है किंगडम, किंगडम के बाद है फाइलम, फाइलम के बाद होता है क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज या एक विशेष जाति की बात करें तो हमें पहले उसका किंगडम देखना है,
कि वो किस किंगडम का है, फाइलम यानी किस संघ का है, किस ग्रुप में आता है, एनिमल है या फिर वो प्लांट है। फिर क्लास में डिवाइड करते हैं उसको। फिर उसके ऑर्डर, क्लास का मतलब होता है वर्ग, किस वर्ग का है। ऑर्डर का मतलब होता है गण, फैमिली का मतलब होता है परिवार, जीन और स्पीसीज यानी जाति। तो यहाँ पर ये ऐसे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। फाइलम में आपको प्लांट पढ़ना है या एनिमल्स के बारे की ग्रुप है, फिर वो कौन सी क्लास में है वो क्लास लिखनी होती है, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पीसीज। ये जो आपको बताई गई हैं ये आपके हायर क्लासेस में आएंगे यानी कि 11th क्लास में। इसमें सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया कि क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से हमें आगे डिवाइड करना। मान लीजिए हम एनिमल्स का पढ़ रहे हैं तो एक एनिमल्स भी तो बहुत सारे हैं। अगर एक एनिमल्स होता है पे तो हम उसको इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसी के बारे में पढ़ लेते। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनका स्केलेटन कैसे बना हो, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, डाइजेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन का मोड क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है, रहने का प्लेस उसका कौन सा है। तो इस कारण उनको हमने आगे फिर डिवाइड किया हुआ है ताकि हमें आसानी से उनकी फैमिली के बारे में पूरा पता चल जाए। तो ये चीज़ें आपको हायर क्लास में लिखनी होती है। इसमें सिर्फ आपको बताया गया है कि क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो इस प्रकार से उसे क्लासिफिकेशन उसका होता है। तो आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो इस क्लासिफिकेशन को हम स्टार्टिंग करेंगे मोनेरा से। फर्स्ट ग्रुप आपका मोनेरा है। मोनेरा में कौन कौन से प्लांट या ऑर्गेनिज्म आते हैं वो देखेंगे और उनके एग्जाम्पल याद करेंगे। फिर प्रोटिस्टा है सेकंड, प्रोटिस्टा के बाद फिर आपका जो थर्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, प्लांटी एनिमिलिया। जो प्लांटी है उसका क्लासिफिकेशन आप नहीं करोगे और एनिमिलिया का क्लासिफिकेशन जो है वो हमें करना है। और फंगी, ये 5 ग्रुप है। मोनेरा फर्स्ट, मोनेरा सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड आपका इंग्लिश मीडियम में भी आपके ये नाम है, फंगी को कवक लिख देंगे बस इतना, ये प्लांटी को पादप लिख देंगे, एनिमिलिया को एनिमल्स यानी जानवर लिखेंगे बस। बाकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं और ये डायग्राम जो दिए हुए हैं वो किस ग्रुप के हैं ये बताने के लिए दिए हुए हैं। तो आपको इस चैप्टर में हमें कल जो करेंगे वो इन्हीं के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर में आपको जितना मैं करवाते जा रही हूँ वो आपके सिलेबस में इंक्लूड रहेगा और जो सिलेबस में नहीं है वो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। तो आप एक बार इसको पहले थोड़ा सा अपनी बुक में से रीड कर लेना। रीड करने के बाद जब मैं आपको समझाऊंगी तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सभी बच्चों से एक बार यही रिक्वेस्ट है कि आप बेटा पहले इसको एक बार थोड़ा सा रीड कर लो, क्योंकि आपने ये फर्स्ट टाइम ये चीज़ें पढ़ रहे हो, पहले किसी भी क्लासेस में ऐसी नहीं आई हुई है ग्रुप वाला। तो आपके लिए थोड़ी नई चीज़ है, ये याद करोगे तो आसानी रहेगी। थैंक यू।